राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस बीच में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जो वोट चोरी का आरोप है, इससे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का भी आरोप लगा और इसी के जरिए ये आरोप लगा कि वोट चोरी कर रही है चुनाव आयोग और फायदा पहुंचा रही है बीजेपी को। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों की अगर बात करें तो 10 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें राहुल गांधी ने जो बात कही वो आगे चलकर एकदम से सही निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से ये मुद्दे हैं। सरकार को भी कुछ मुद्दों पर सोचना पड़ा, कुछ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और कुछ का प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखने को मिला। तो एक एक कर समझते हैं कि ये 10 मुद्दे कौन कौन से थे। तो हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे उसमें देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर जो है राहुल गांधी ने जिन 10 मुद्दों को उठाया और उस पर सरकार को विचार करनी चाहिए थी कि कई चीज हैं जिस पर सरकार को झटका भी लगा, उसमें हम एक एक कर बात करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो जीएसटी की बात कर लेते हैं, इसकी चर्चा अभी हो रही है। तो ये जो पहला है जीएसटी, ये जीएसटी पर देखें तो 8 साल पहले राहुल गांधी का बीजेपी ने मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने तब मोदी को यह कहा था कि 8 साल पहले 2016 में जीएसटी पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट था जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं कि जीएसटी अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है और मैं जीएसटी काउंसिल से यह आग्रह करता हूं कि इसकी दर 18 या उससे कम रखी जाए ताकि गरीबों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। राहुल गांधी के इस बयान पर, उस बयान पर 2016 में बीजेपी ने मजाक उड़ाया। लेकिन अब जो बात हो रही है इसमें 8 से 9 साल बाद 2016 के बाद 2025 में यह अचानक से सरकार यह कहती है कि अब जीएसटी के स्लैब में कटौती हो रही है। मतलब जो 4 स्लैब थे जिसमें 5, 8, 12 और 28%, उसमें से अब कटौती हुई है और इसमें बोला जा रहा है कि अब जो नहीं आएगी उसमें सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, मतलब 5 और 12%। इससे कई सारी चीजें हैं जो जिसमें महंगाई भी घटेगा और लोगों को फायदा भी होगा। तो इसमें बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी 2016 में वो 2025 में सरकार मानी, लेकिन 8 साल बाद उसी स्लैब को घटाया। तो ये भी एक पहला मुद्दा है। दूसरी बात ये भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली कर रही है और इससे सबसे बड़ा वसूली रैकेट राहुल गांधी ने करार दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट राहुल गांधी ने बताया था। अब इसी को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया और यह फैसला आया 15 फरवरी 2024 को। इसमें देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले में यह कहा कि यह फैसले जो चुनावी बॉन्ड है योजना, उसको असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से इसे असंवैधानिक करार दिया था और इसे खारिज कर दिया था। यह भी कहा कि असंवैधानिक है, ये जो चुनाव बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, यह असंवैधानिक है। तो जो बात राहुल गांधी ने पहले कही थी उसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असंवैधानिक करार दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब बात आती है तीसरे अदानी मुद्दे को लेकर। अगर हम बात करें तो अदानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पहले से कई आरोप लगा चुके हैं। ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जैसे नोटबंदी हो या फिर इसके अलावा भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें 15 से 20 उद्योगपतियों को बैंक कर्ज दे रही है, सरकार कर्ज दे रही है और बाकी के उद्योगपतियों को सरकार कर्ज नहीं दे रही। छोटे व्यापारी इससे मारे जा रहे हैं, मात खा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था पेटीएम को लेकर कि पेटीएम का कॉन्सेप्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था पर इसके सीधे असर पड़ेगी और मोदी सरकार को इसमें भुगतान करने वाली जो बात है उसमें कैशलेस अर्थव्यवस्था के पीछे जो पेटीएम का विचार है वो एक ही कंपनी को फायदा हो रहा है। अदानी में भी ये आरोप लगाया था। अब आगे चलकर पता चला कि अदानी मुद्दे को लेकर पूरे विपक्ष को एकजुट किए। हालांकि यह मुद्दा लोकसभा में भी उठा लेकिन सीधे तौर से सरकार इस मुद्दे से कटती रही। तो अभी तक यह मुद्दा है और इस पर सरकार कन्नी काटती रही है। अब आता है दूसरा, जिसमें यह भी देखा जाए तो आखिरी बार जो ये है राफेल का मुद्दा होगा। अब आप देख रहे होंगे यहां राफेल स्कैम का था। राफेल स्कैम की अगर बात करें तो इन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो राफेल में है, राहुल गांधी ने कहा था कि जो जुएल ओराम अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी और पैनल के अध्यक्ष थे, जेपीसी की मांग हुई थी और इसमें बहस हुआ था खूब और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
तब ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि आखिर क्यों सरकार ने अब तक 126 राफेल विमानों के समझौता को घटाकर इसे 26 कर दिया। तो इस पर जांच बैठी, कहा फ्रांस में। उसके बाद ये और बात है कि फ्रांस में तो जांच हुई और इस डील को लेकर पीएम मोदी पर मुकदमा चलाने की बात हुई और इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में भी 4 जुलाई 2021 को फ्रांस में। इसमें भारत के साथ जो डील हुई थी राफेल को लेकर उसमें, और इस सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हम इस सौदे पर कुछ भी गलत नहीं देख पा रहे हैं और इस वजह से हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो एक अगर राफेल वाला देखें स्कैम, तो राहुल गांधी के जो आरोप हैं उसको यहां पर झटका लगा, लेकिन बहस हुई, हंगामा हुआ और मोदी सरकार के नाक में दम करने जैसा ये विपक्ष का हंगामा रहा था। अब दूसरी बात है, अदानी को लेकर जो सांठगांठ की बात हुई थी उसमें हमने आपको बता ही दिया कि अदानी को सांठगांठ की बात हुई थी और इसमें बोला था कि अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार है उसको झटका लग सकता है। डिमोनेटाइजेशन की बात में भी ऐसे ही बात हुआ था कि डिमोनेटाइजेशन से भारत में लोगों को नुकसान होगा और लोग सही से व्यापार नहीं कर पाएंगे, और हुआ भी यही। डिमोनेटाइजेशन से जितने भी छोटे व्यापारी थे उनका व्यापार बंद हो गया। 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उसको विड्रॉ किया गया, पुराने वाले नए वाले को लाया गया और इस भरोसे से कि यहां ब्लैक मनी अब बंद हो जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, ब्लैक मनी ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। नोटबंदी होने से ब्लैक मनी पूरी तरह से साफ भी नहीं हुआ और विपक्ष भी इसको आरोप लगाती रही है और जिससे सरकार कन्नी काटती रही है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो व्यापार पर बात कही थी वो डिमोनेटाइजेशन पर, वो बात भी सही है कि आज आर्थिक जो संकट है, जो वो विदेश में व्यापार करने की बात हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है और डिमोनेटाइजेशन का असर दिखा है इनडायरेक्ट तौर पर। इस पर कई एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट ये बता चुके हैं कि इससे डिमोनेटाइजेशन से फायदा नहीं हुआ, कहीं हद तक नुकसान ही हुआ है। अब अगर बात करें इसमें तो आता है इकोनॉमी को लेकर। सबसे पहले अब इकोनॉमी को समझते हैं। इकोनॉमी के स्तर को लेकर राहुल गांधी ने 4 से 5 साल पहले ही यह बताया था कि भारत को अब जिस हिसाब से सिर्फ अमेरिका पर निर्भरता है उसको हटाना पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। इससे क्या होगा कि हमारे भारत का व्यापार है वो कमजोर होगा। ये जो ट्रंप मोदी कर रहे हैं और नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और इसका असर भी देखा, असर ये दिखा कि अब देखिए, अब यूएस ने टैरिफ लगा दिया इस बात को धमकाते हुए कि आप रूस से तेल नहीं खरीदिए, रूस से सौदेबाजी नहीं कीजिए, नहीं तो आप पर टैरिफ लागू होगा। 25 की जगह पर पेनाल्टी 25 और लगाया, 50% हो गया। तो इकोनॉमी में भी इसमें तो गिरावट आई है। अब इसका असर भी आगे दिखेगा। अगर टैरिफ का जो रेट है वो नहीं घटाया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो दबाव है वो अलग। और मोदी पर जो ट्रंप है, मतलब भारत पर अमेरिका का इनडायरेक्ट जो दबाव है उसको लेकर भी चर्चा है। और इकोनॉमी की वजह से अभी भारत में सबसे ज्यादा सनसनी मचा हुआ है कि अमेरिका की जो मार्केट है उसमें भारत का व्यापार कितना हद तक चल सकता है। अब रास्ते तलाशे जा रहे हैं, जबकि इस बात की जानकारी और इस बात पर टिप्पणी राहुल गांधी ने 5 से 7 साल पहले ही कर दी थी। अब बात आती है इसमें, अगर देखें तो फार्म लॉ को भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए, इससे पहले एक चीज और आपको बता देते हैं कि ये जो सेक्टर्स है, अब इसमें रेलवे फंड है, पीएम केयर्स फंड को पहले समझ लें कि पीएम केयर्स फंड जो है 9 मई 2020 को राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड्स में रेलवे समेत कई सेक्टरों से पैसा आया था, इस बात की जानकारी दी और प्रधानमंत्री इसका ऑडिट कराएं, इसके बारे में भी टिप्पणी की थी। जनता को इसको जानकारी देना चाहिए। उन्होंने ये पूछा था कि जनता से लूटा पैसा कहां जा रहा है, राहुल गांधी ने, लेकिन सरकार इस पर डिनाई कर गई। आरटीआई के जरिए राहुल गांधी ने बोला कि आरटीआई के जरिए इसके इंफॉर्मेशन दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर से यह कहा कि इंडियन सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन इस फंड के बारे में नहीं दिया जा सकता है और इसके बारे में क्लेम कोई नहीं कर सकते हैं। ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको मैं इसलिए देख के बता रहा हूं कि एग्जैक्ट यही शब्द प्रधानमंत्री के द्वारा यूज हुआ और राहुल गांधी ने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद कहते हैं, अब कृषि कानून की बात कर लें, फार्म्स लॉ को। तो फार्म्स लॉ जो इसमें है, 3 कृषि कानून 2020 में सरकार 3 कृषि कानून लाती है।
राहुल गांधी कहते हैं कि ये किसानों के खिलाफ है, विरोध प्रदर्शन होता है। 1 साल तक ये विरोध प्रदर्शन चला। 2020 में कानून आया। 19 नवंबर 2021 में सरकार ने इसे वापस ले लिया। राहुल गांधी ने कहा था ये किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, और यही हुआ, और इसकी वजह से सरकार घुटने पे आ गई और उसे झुकना पड़ा। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसमें लगभग हमने आपको पूरे पॉइंट्स बताए। 1-2 पॉइंट्स और हैं जिसको अभी समझा देते हैं करंट टॉपिक पर। अब जो हमने दूसरे चीज में इसमें आपको बताया है, इसमें से कई सारी चीज जो हमने आपको पहले समझाया, उसमें देखिए जीएसटी बता चुके हैं अडानी, और बता चुके हैं राफेल, फार्म्स लॉ और पीएम केयर फंड्स। अब इसमें जो आपको बच रहा है वो है यूएस टैरिफ और कोविड और चाइना। इस 3 टॉपिक को इसमें समझते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहली बात हम इसको समझ लेते हैं कोविड को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला केस आया था जो केरल में मिला। इससे पहले इसके बाद देखें तो 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कोरोना की गंभीरता है उसको सरकार समझ नहीं रही है, और ये देश में तहलका मचाएगा, महामारी का रूप ले सकता है। राहुल गांधी के ट्वीट को आसानी से पीटीआई को इंटरव्यू दिया था उन्होंने। इसमें यह भी कहा था कि भारत में कोविड-19 महामारी की गंभीरता और लाइनों को देखकर पूरी दुनिया हिल गई है, लेकिन भारत सरकार इसके सुध-बुध में नहीं है और इसको समझना चाहिए भारत सरकार को, यह राहुल गांधी ने कहा था। और यही हुआ। 2020 के बाद करीब 1.5 से 2 साल तक भारत इस चपेट में रहा और यहां पर केस बढ़ते गए। राहुल गांधी ने कहा था कि आपको जो बाहर विदेश से फ्लाइट आ रहे हैं उसको रोक देना चाहिए, सरकार नहीं मानी, और इस पर महामारी बढ़ता गया। और देश में क्या कुछ हुआ ये आप खुद भी देखे होंगे कि कोरोना ने कितनों की जान लिया और कैसे जो भारत की इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब कर दिया, पूरी तरह से नीचे पर ला दिया था। अब बात करते हैं चाइना की बात है जो राहुल गांधी ने पहले ही एक बार आपने बयान सुना होगा जिसमें कहा था कि चाइना भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया है। भारतीय जमीन को चाइना ने कब्जा किया, लेकिन इस पर सरकार नहीं मानी। लोकसभा में बयान जरूर दिया राजनाथ सिंह ने बाद में, लेकिन यह बयान दिया गया 5 साल बाद 2025 में राजनाथ सिंह ने कहा। लेकिन इस बीच में 2025 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के जज राहुल गांधी को उल्टा ये कहते हैं कि आपको कैसे पता कि 2000 वर्ग जमीन, स्क्वायर वर्ग फीट जो जमीन है वो चाइना ने ले ली। तो इस पर भी बहस हुई थी और यह भी मुद्दा रहा था। लेकिन यह बात अब सही रहा या गलत ये दोनों हमने आपको बता दिया, सरकार का पक्ष राहुल गांधी और कोर्ट का, ये हमने बताया। अब लास्ट जो समझिए यूएस टैरिफ है। यूएस टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने पहले ये कहा था कि अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं क्योंकि हम एक देश पर निर्भर हैं और यूएस के साथ जो दबाव है वो अमेरिका कभी भी दबाव दे सकता है भारत को, तो नमस्ते ट्रंप वाला फॉर्मूला छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर नहीं माना गया और भारत की तरफ से आप डिप्लोमेसी तरीका कहिए या फिर व्यापार के लिए विदेश में जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंतर्गत अमेरिका पर निर्भरता रही। और इस बीच में अब अमेरिका ने अब दबाव देना शुरू किया कि हमें यूक्रेन और रूस से वार रोकना है। तो अब एक काम कीजिए कि पाकिस्तान को हमने इनडायरेक्टली अमेरिका ने सपोर्ट किया और रूस से तेल खरीदने के लिए रोक लगा दी, टैरिफ बढ़ा दिया भारत पर, तो यह भी दबाव पड़ा। कुल मिलाकर जो हमने आपको बात बताई है इसमें मोटे तौर पर और संक्षिप्त में सिर्फ हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया सरकार पर उसका असर पड़ा है और सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर विपक्ष भी मुद्दे उठा रहे हैं तो उसमें कुछ मुद्दे को समझें और उसमें तैयार रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है और उसका खामियाजा भी भुगता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दे राहुल गांधी के सही हुए, कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी को भी झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बोला गया है और ये किसी मुद्दे पर ये भी बैक में हुए हैं। लेकिन विपक्ष की बात सही भी निकली है और इसलिए हमने आपको ये खास वीडियो लेकर आया था। आपको अगर जानकारी सही लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।